इस वीडियो में हम संस्कृति के उपादान के तीसरे भाग संस्कृति प्रतिमान की बात करते हैं। संस्कृति प्रतिमान, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सांस्कृतिक तत्व और संस्कृति संकुल की बात की थी, जिनसे मिलकर संस्कृति का निर्माण होता है। कोई भी संस्कृति है इन तत्वों से मिलकर ही निर्मित होती है। तो इसमें तीसरा जो भाग है वो है संस्कृति प्रतिमान। संस्कृति प्रतिमान की जहाँ तक बात है तो रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया सबसे पहले। और संस्कृति प्रतिमान की ये अवधारणा संस्कृति की मूलभूत प्रेरणाओं और आदर्शों को व्यक्त करती है, जो कि हम कहें कि संस्कृति को एक विशेष दिशा या हम कहें कि एक विशेष स्वरूप प्रदान करती है, एक विशेष प्रकार का ढांचा प्रदान करती है। रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा का जहाँ तक सवाल है तो 3 विभिन्न संस्कृतियों का उन्होंने अध्ययन करके इस अवधारणा को दिया था। उनका मानना है कि एक संस्कृति प्रतिमान में संस्कृति तत्व एवं सांस्कृतिक संकुल एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। जिस प्रकार से घड़ी, रेडियो, मकान आदि की एक जो विभिन्न इकाइयां एक निश्चित तरीके से जब आपस में जुड़ जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं, उनको जोड़ दिया जाता है, तो उनमें क्या है, एक क्रम, एक व्यवस्था बन जाती है, एक उसका आकार बन जाता है, एक उसका स्वरूप बन जाता है। उसी प्रकार से संस्कृति संकुल जब एक विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं, एक दूसरे से विशिष्ट तरीके से जुड़ जाते हैं, आपस में संबंधित हो जाते हैं, तो वो सांस्कृतिक प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। कई सांस्कृतिक प्रतिमानों के व्यवस्थित संगठन से एक हम कहें कि एक संपूर्ण संस्कृति का निर्माण होता है। जब विभिन्न सांस्कृतिक प्रतिमान का एक जो संगठन है आपस में जब मिल जाते हैं तो वो संस्कृति का निर्माण करते हैं। यहाँ हर्स्कोविट्ज का कहना है कि संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का वह डिजाइन है जो उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त हुआ। जीवन के इस तरीके को संबद्धता, निरंतरता एवं विशिष्टता प्रदान करता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि सांस्कृतिक प्रतिमान जो होते हैं वह सांस्कृतिक या संस्कृति के तत्वों का एक ऐसा डिजाइन है जो कि किसी भी समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से वो व्यक्त होते हैं। यानी व्यक्तियों का जो व्यवहार है वह उनसे व्यक्त होता है और जीवन के इस तरीके को संबद्धता, निरंतरता, विशेषता प्रदान करते हैं, ऐसा उनका मानना है। बेनेडिक्ट प्रतिमानों को एक आदर्श या प्रेरक सिद्धांत के रूप में भी स्वीकार करते हैं। वो ऐसा भी मानते हैं कि सांस्कृतिक प्रतिमान जो होते हैं वो व्यक्ति के लिए आदर्श होते हैं या हम कह सकते हैं प्रेरणा स्वरूप होते हैं। तो ऐसा भी उनका मानना है। और वे जो सांस्कृतिक प्रतिमान हैं वे मानव के व्यवहार को समय समय पर निर्धारित करते रहते हैं, उनका संचालन करते हैं, उनको दिशा निर्देश करते रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक संस्कृति में से कुछ मूलभूत प्रेरणाएं, आदर्श या सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं जो कि दूसरी संस्कृति से भिन्न होते हैं। यानी कहने का मतलब हम ये भी यहाँ कह सकते हैं कि हर संस्कृति के जो आदर्श हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनकी जो मूलभूत प्रेरणा हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं।
तो इन आदर्शों या सिद्धांतों को जब वो लोग स्वीकार करते हैं एवं इनके अनुरूप वो व्यवहार करना सीखते हैं, तो उससे क्या होता है कि उन लोगों में, यानी एक संस्कृति के लोगों में के व्यवहारों में एक रूपता उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण हम लें तो कह सकते हैं कि बेनेडिक्ट ने जो विभिन्न संस्कृतियों का जो अध्ययन किया था, तो इसमें प्यूबलो इंडियन लोगों की संस्कृति में एक सुव्यवस्था एवं अनुशासन पर जोर दिया जाता है। वहाँ व्यक्तिगत जो दिखावा होता है उसको अनुचित माना जाता है। ठीक इसके विपरीत जहाँ डोबो संस्कृति है, वहाँ भिन्न प्रकार के आदर्श, सिद्धांत एवं जीवन प्रणाली दिखाई देती है। इससे भिन्न प्रकार की जीवन प्रणाली दिखाई देती है। उन लोगों में क्या होता है कि शंकालु, धोखेबाज, अपने को एवं अपनी धारणाओं को दूसरे से श्रेष्ठ मानने वाले तथा संघर्षशील प्रकृति के होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हर एक संस्कृति की जो प्रतिमान होते हैं वह एक संस्कृति के लोगों को, व्यवहार को निर्धारित करती है। यहाँ हम और उदाहरण देख सकते हैं कि हमारे मानने के तरीके, रीति रिवाज, तौर तरीके एक संस्कृति के अलग अलग भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण यहाँ हम लें कि जैसे आर्य समाज जो है वो प्रतिमा पूजन का, मूर्ति पूजन का खंडन करता है। उनकी जो पूजा पद्धति है वो है जो पौराणिक संस्कृति है, या हम कहें कि दूसरी जो संस्कृति के जो लोग हैं उनसे भिन्न प्रकार की है। तो कुल मिला के यहाँ क्या है, सांस्कृतिक प्रतिमानों में हम भिन्नता देखते हैं, और इन सांस्कृतिक प्रतिमानों के कारण ही इन कहें कि संस्कृति में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सांस्कृतिक प्रतिमान जो होते हैं वे एक संस्कृति में रहने वाले लोगों के व्यवहार, आदर्श, उनकी भावनाएं को निर्धारित करते हैं, उनकी रीति रिवाजों को निर्धारित करते हैं। इस संदर्भ में एक जगह डॉक्टर दुबे अपना जो है बेनेडिक्ट से भिन्न मत प्रकट करते हैं। वे उनके यानी मत से सहमत नहीं है, और उनका कहना है कि संसार की जो बहुत बड़ी संस्कृतियां ऐसी हैं जिनमें एक विशिष्ट सिद्धांत संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को अनुप्रमाणित एवं पूर्ण रूप से संचालित करता हो। यानी तो संस्कृतियां ऊपरी तौर पर जितनी सरल एवं आकर्षक जो हमको दिखाई देती हैं, वास्तव में वे उससे अधिक कहीं जटिल होती हैं। उनके जीवन की विभिन्न गतिविधियां एवं प्रवृत्तियों को किसी एक सिद्धांत अथवा हम कहेंगे आदर्श के द्वारा हम नहीं समझ सकते। जितनी संस्कृतियां हमको ऊपर से इतनी सरल लगेंगी, उतनी ही जब हम उसकी गहराई में जाएंगे, उनका जब अध्ययन करेंगे, हम उनके सांस्कृतिक संकुलों की जहाँ बात करेंगे, तत्वों की जहाँ बात करेंगे, तो अंदर से हमें वो बहुत ही जटिल प्रकृति के देखने को मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हर संस्कृति में जो सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, फिर सांस्कृतिक प्रतिमान, भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न जो हमको देखने को मिलते हैं। तो सांस्कृतिक प्रतिमान वो है जो विभिन्न सांस्कृतिक संकुलों से मिलकर बनते हैं, और विभिन्न सांस्कृतिक संकुलों से मिलकर एक संस्कृति को इस प्रकार से यानी ढालते हैं, एक इस प्रकार से वहाँ व्यक्तियों के, लोगों को, व्यवहार को निश्चित करते हैं जो दूसरी संस्कृति को से वहाँ भिन्नता हमें देखने को मिलती है। अगले बिंदु के रूप में हम देखेंगे वो नंबर 4, सांस्कृतिक क्षेत्र। और सांस्कृतिक क्षेत्र की जहाँ तक बात है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संस्कृति का जब हम अध्ययन करें तो उसके भौगोलिक पक्ष की हम अवहेलना नहीं कर सकते। किसी भी संस्कृति का एक भौगोलिक पक्ष भी होता है, एक भौगोलिक उसका क्षेत्र होता है, इसलिए हम उसकी अवहेलना करके हम किसी भी संस्कृति का अध्ययन नहीं कर सकते। जहाँ तक प्रत्येक संस्कृति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही विस्तृत होती है, उसमें सीमित होती है,
यदि हम एशिया या यूरोप महाद्वीप की यात्रा करें तो हमें अनेक प्रकार की संस्कृतियों के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। यदि हम इन संस्कृतियों की तुलना करें तो पाएंगे कि उनमें संस्कृतियों में जो भौगोलिक दृष्टि से निकटता है, वहीं दूर की संस्कृतियों की तुलना में अधिक समानता है। तो इससे क्या बात स्पष्ट होती है? इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों एवं प्रतिमानों का एक प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही होता है। एक निश्चित भौगोलिक सीमा तक ही एक किसी भी संस्कृति का जो प्रसार, जो फैलाव जो होता है, वह एक उसका कोई न कोई भौगोलिक क्षेत्र होता है, और इसे ही हम सांस्कृतिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो सांस्कृतिक क्षेत्र की जहाँ तक अवधारणा की जहाँ तक बात करें, इस शब्द के प्रयोग की जहाँ तक हम बात करें, तो सबसे पहले बिस्लर ने अमेरिकी इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान इस अवधारणा का प्रयोग किया था। हेरस्कोविट्ज, क्रोबर, सापेर आदि ने भी सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग संस्कृतियों के अध्ययन में किया, लेकिन इन लोगों ने उनके बाद में इस अवधारणा का, इस शब्द का प्रयोग किया था। जहाँ तक विभिन्न महाद्वीपों को सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया, सांस्कृतिक क्षेत्र को परिभाषित करते हुए एक जगह डॉक्टर दुबे भी लिखते हैं कि सांस्कृतिक तत्व या सांस्कृतिक संकुल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर संस्कृति क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति के जो उपादान का जो चौथा बिंदु है, वह हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र एक वह भौगोलिक सीमा है, वह एक भौगोलिक एरिया है जिसके अंतर्गत एक भिन्न प्रकार की संस्कृति के लोग निवास करते हैं। उसे ही सांस्कृतिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।